बिहार के जो नतीजे हैं, चुनावी नतीजे, वो उसके कई तरह के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं और ये इफेक्ट राजनीतिक ही नहीं है, पारिवारिक भी हैं। कहा जा रहा है कि हार के साथ ही लालू प्रसाद यादव के परिवार का कलह सामने आ रहा है। आज लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने एक एक्स पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और खुद को अपने परिवार से भी अलग कर रही हैं। लालू परिवार में दरार तो पहले ही पड़ गई थी, लेकिन हार के बाद ये दरार और ज्यादा बढ़ गई। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ने का ऐलान कर धमाका कर दिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और खुद को परिवार से भी अलग कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि वो ऐसा संजय यादव और रमीज की वजह से कर रही हैं और खुद पर सारा दोष ले रही हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर चल रही कलह की कहानी कोई नई नहीं है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी और परिवार से बाहर जा चुके हैं। लालू यादव ने खुद उनको बेदखल कर दिया, जिसके बाद बिहार चुनाव से पहले उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। जनशक्ति जनता दल की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे और हार भी गए। लेकिन अब रोहिणी आचार्य के फैसले ने लालू परिवार की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसके पहले बीते दिनों खबर आई थी कि रोहिणी तेजस्वी के साथ ही संजय यादव की वजह से नाराज हैं। रोहिणी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने संजय यादव और एक और शख्स का नाम लिया है। कहा कि इन दोनों ने कहा था कि आप राजनीति से अलग हो जाइए, तो मैं परिवार ही छोड़ रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार में शुरू से ही विधानसभा चुनाव के पहले से ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। ये सब होना नहीं चाहिए था। ये बातें घर में रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता, पब्लिक में बाहर नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन हार के बाद पोस्टमार्टम जो है लगता है कि लालू राबड़ी निवास में भी हो रहा है। आम जनता तो कर ही रही है और उसका असर जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है। जिस ढंग के ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे जो रोहिणी ने डाला है इसके बाद। दरअसल कुछ अरसे पहले रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में तेजस्वी की स्पेशल बस में संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे थे। रोहिणी ने इसको लेकर आपत्ति जताई। सवाल उठे तो रोहिणी ने 24 घंटे के अंदर एक और पोस्ट किया, जिसमें तेजस्वी की स्पेशल बस में 2 दलित नेता शिवचंद्र राम और रेखा पासवान बैठी थी। कहा गया कि रोहिणी की यह पोस्ट डैमेज कंट्रोल की कोशिश थी। पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सवाल उठे कि आखिर रोहिणी किस आत्मसम्मान की बात कर रही हैं? क्या संजय यादव के बस में फ्रंट सीट पर बैठने से तेजस्वी और रोहिणी आचार्य के बीच तकरार बढ़ गई? रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं और राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव भी रहती हैं। चुनाव के दौरान भी रोहिणी सिंगापुर से आई थी। लालू की जब किडनी खराब हुई थी तो रोहिणी ने ही लालू को एक किडनी दी थी। बता दें कि संजय यादव आरजेडी से सांसद हैं और तेजस्वी के बहुत करीबी माने जाते हैं। संजय पहले आईटी कंपनी में नौकरी करते थे, बाद में नौकरी छोड़कर आरजेडी के प्रचार की कमान संभाल ली। अब हार का ठीकरा भी संजय यादव के सिर फोड़ा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये झगड़ा आगे ना बढ़े और परिवार की सेंटिटी जो है बची रह जाए। तो ये देखना होगा कि हार के बाद जो कुछ होता है उसका असर हर जगह आपको अब दिखाई दे रहा है। जाहिर है राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक विरोधियों के लिए भी एक मौका है। आपको सुनाते हैं कि जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी, आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है। रोहिणी आचार्य, सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं? आप उस घर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अगर अदा आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब रोहिणी के द्वारा किए गए कृत्य जो आपके प्राण रक्षा के लिए किया है
वह भी आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। इसका एहसास अगर लालू जी आपको तो होता ही होगा, मन में होता होगा, अब जुबान पर नहीं आ रहा है। समय है, परिवार राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। तो आरजेडी से जुड़ी बड़ी खबर आई है कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थोड़ी देर पहले राबड़ी देवी के आवास पहुंचे हैं और आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, और इस वक्त खबर आ रही है कि वो राबड़ी देवी के आवास पहुंचे हैं। कई महीनों से वो पार्टी से दूर थे। पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद जगदानंद सिंह की वापसी कराने की कोशिश में पार्टी है और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आरजेडी की हार के बाद राबड़ी आवास पहुंचे हैं जगदानंद सिंह। अब वापसी की चर्चा भी चल पड़ी है। हर हालत में हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे हैं। नतीजा प्रभावित करेगा आदमी के प्रेम और मोहब्बत को, संबंधों को। नहीं, ये तो प्रभावित नहीं करेगा सर, लेकिन जिस ढंग से नतीजे आए हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है सर? नतीजा जो है, नतीजा सामने आ चुके हैं। नतीजा जब तक नहीं आता है आदमी अपनी बातों को कहता है। नतीजा स्वयं अपने आप में हर प्रश्न का जवाब है, अब उसमें क्या कहा जा सकता है। तो नतीजे आ चुके हैं, अब ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, साफ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, और ये भी कह रहे हैं कि नतीजों से रिश्ते प्रभावित नहीं होते हैं। रोहिणी आचार्य यानी लालू प्रसाद यादव की वो बेटी जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी डोनेट की थी, रोहिणी आचार्य को लेकर पिछले दिनों ये आरोप भी लगे कि सारे आरोपों के पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जिस वक्त ये आरोप लगे तब तेजस्वी ने क्या जवाब दिया, आपको सुनना चाहिए। ये वो समय था जब तेज प्रताप को पहले ही परिवार और पार्टी से अलग कर दिया गया था। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले, और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुनकर के, अपने वर्करों की बातों को सुनकर के रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। और देखिए उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। कुछ लोग रहते हैं भाजपा के, कुछ लोग फेसबुक पे ट्रोलर रहते हैं, किसी के साथ फोटो बना ले रहते, सब दल में हैं और कमेंट करने लगते हैं तरह तरह की। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो अब ये सारी बातें खुलकर सामने हैं। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय से हमने पूछा कि लालू परिवार में ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं।
नहीं, निश्चित रूप से संजय यादव जो दिखाई पड़ता था चुनाव के दरमियान, आपने देखा कि संजय यादव ही टोटल चीज काम करते थे। प्रत्याशी का चयन, प्रत्याशी को आना, किसको मिलना, किसको नहीं मिलना, तो यह तो, और उसके बाद रोहिणी जैसी बिटिया जो देश और विश्व के लिए मिसाल हो, जिसने अपने पिता के लिए अपना किडनी तक दान कर दिया, दे दिया, वैसी बिटिया को घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, हार की जिम्मेवारी लेनी पड़ रही है। तो यह सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या भूचाल। तो निश्चित रूप से घर के अंदर और पार्टी के अंदर, पार्टी और घर दोनों रोहिणी ने छोड़ दिया, तो यह एक बड़े भूचाल का संकेत ही नहीं माना जाए। क्योंकि उससे पहले आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव भी पार्टी और परिवार छोड़ करके अलग थलग पड़े हुए हैं। तो यह क्या दर्शाता है, क्या बताता है, कौन आदमी चला रहा है? निश्चित रूप से लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो राजद अध्यक्ष सिर्फ सिंबॉलिक बने हुए हैं, उनकी पकड़ अब पार्टी के अंदर भी नहीं है, घर के अंदर तो है ही नहीं है, और उनकी माता श्री जो राबड़ी देवी है उनकी भी पकड़ अब नहीं दिखाई पड़ रही है। तभी इतना बड़ा भूचाल। देखिए, ये छोटा भूचाल नहीं है, सिर्फ इसको डॉट से डॉट मिलाने की जरूरत है। आप देखिएगा कि रोहिणी का छोड़ना, आपको तेज प्रताप का छोड़ना, यह आने वाले समय में पार्टी के अंदर और आपको कई ऐसे, और परिवार के अंदर कई ऐसे चेहरे आपको इधर से उधर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिहार में चुनावी हार के बाद रार यानी कि कलह है, सिर्फ लालू परिवार में ही नहीं। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जिस महागठबंधन के कमांडर थे, वहां से भी विवाद वाले सुर उठ रहे हैं। महागठबंधन की पार्टी के नेता हार की अलग अलग वजह गिना रहे हैं। कांग्रेस की हालत तो सबसे अजीब है। कोई ईवीएम और वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है, जो किसी को अपनी पार्टी के नेताओं के कामकाज से शिकायत है। हार पर महागठबंधन के भीतर के इस कंफ्यूजन पर महाराष्ट्र से महायुति भी कांग्रेस को नसीहत दे रही है। एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। बिहार चुनाव में न कट्टा चला न बाहुबल, ईवीएम के लॉक खुले तो 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 2010 के बाद बिहार में ऐसी प्रचंड जीत किसी को नहीं मिली। एनडीए के करिश्मे से दुनिया हैरान है, लेकिन महागठबंधन परेशान है। सबसे मजबूत विवादी सुर कांग्रेस से उठ रहे हैं। सीनियर नेता दिग्विजय सिंह को ईवीएम से छेड़छाड़ दिखाई दे रही है। पार्टी के सांसद अखिलेश प्रसाद हार के लिए महागठबंधन के कामकाज के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्हें पहले से पता था कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। बीजेपी ये कह रही है कि जंगल राज को नकार दिया है, ये राहुल गांधी को नकार दिया है। जंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है? वो कह रहे हैं कि मेन चुनाव के बीच में राहुल गांधी पचमढ़ी जा रहे थे, जंगल सफारी कर रहे थे, अब हार गए हैं तो बोल रहे हैं कि अब ये सब बेकार, ये सब बेकार बात। टिकट का बंटवारे का अंत तक चलना, अंतिम दिन तक सिंबल बांटना, ये सब गड़बड़ियां हुई हैं। ये 2-3 महीना पहले हो जाना चाहिए था। मैं लगातार सुझाव देता रहा, लेकिन उसको पर अमल नहीं किया गया। और इसके लिए कोई 2 आदमी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मैं हमेशा कल से ही बात कर रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जो मुख्य वार्ताकार थे संजय यादव जी, इधर से जो मुख्य वार्ताकार थे वो कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू जी, उसमें जाते थे जरूर प्रदेश अध्यक्ष भी और सीएलपी भी, लेकिन ये लोग तो अपना चुनाव लड़ने चले गए। आला कमान निश्चित रूप से बिना मेरे कहे इसकी समीक्षा करेगा। मैं समझता हूँ त्वरित टिप्पणी, त्वरित मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। एक बड़ा चुनाव था, अब इस चुनाव में क्या हुआ, कहाँ हुआ, इसके लिए अगर हम 6 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर मूल्यांकन करेंगे तो वो उचित नहीं होगा, ना तो बिहार के इलेक्टर के लिए, ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मैं मानता हूं कि सरकार एनडीए की बनती, लेकिन क्या ये मैंडेट था जनता का, या हम लोग से कोई गलती हुई? ये जिम्मेदारी तो सबकी सामूहिक बनती है और हम सब लोग मिल करके जिम्मेदारी लेंगे।
या फिर राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? अच्छा, राहुल गांधी जी जिम्मेदार कैसे होंगे? जो लोग आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, किसी को होम मिनिस्टर भी बनाया है, केंद्र में मंत्री भी बने हैं, कांग्रेस ने किसी को देने में कोताही नहीं बरती, और आज आप कांग्रेस की आलोचना में लग जाते हैं। मैं नहीं मानता ऐसा। लेकिन कांग्रेस की आलोचना में कोई मतलब नहीं है। जाहिर है आज न कल महागठबंधन के नेता हार की समीक्षा करेंगे, वजह भी तलाशेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथी की हार पर सबसे बड़ी चुटकी उमर अब्दुल्ला ने ली। जब मैं बिहार के नतीजे देखता हूं तो अपनी हालत पे मुझे दुख कम होता है। वो बिहार है जहां वोट चोरी के नाम पे जब यात्रा चली तो उस यात्रा में काफी संख्या में लोग जो हैं उस यात्रा के साथ जुड़े। उस यात्रा के बाद कांग्रेस को लगा कि उन्हें ढेर सारी सीटें जो हैं उनमें कामयाबी मिलेगी। उसी यात्रा के बुनियाद पे शायद सीट शेयरिंग और ज्यादा मुश्किल हुआ। नीतीश कुमार साहब ने जात और कास्ट को एक तरफ रख के जो महिलाओं के लिए किया, जो औरतों के लिए किया, और जो खसूसी कुछ स्कीमें वहां पे महिलाओं के लिए बनी, उसका उनको भरपूर फायदा जरूर मिला। हालांकि बिहार चुनाव में तेजस्वी के मददगार रहे अखिलेश यादव बीजेपी को दल की जगह छल बता चुके हैं। महागठबंधन की पराजय को पहले ही चुनावी साजिश करार दे चुके हैं। एसआईआर वाली बात अखिलेश भी उठा चुके हैं, और बिहार में चुनावी दुर्गति में महागठबंधन की साझीदार सीपीआई-एमएल को भी लग रहा है कि एसआईआर न होता तो नतीजे कुछ और होते। दो तीन चीजें तो बहुत साफ दिख रही है कि एसआईआर उसका पहले 65 लाख नाम कटे, फिर 3,66,000 नाम कटे, और जो फाइनल एसआईआर आया उसके बाद चुनाव जिस मतदाता सूची के आधार पर हुआ, इसमें फिर 3.5 लाख नाम नए जुड़ दिए गए। तो एसआईआर का एक इम्पैक्ट है। जिस बड़े पैमाने पर 30,000 करोड़ रुपए बांटे गए, बेमिसाल, इससे पहले कभी ऐसा कोई हिंदुस्तान में किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। महागठबंधन को अपनी हार की वजह उन 10,000 रुपए में भी दिखाई दे रही है जो नीतीश सरकार ने महिलाओं को रोजगार के लिए दिए। लेकिन महाराष्ट्र में सीनियर पवार ने विपक्ष के विरोध की हवा निकाल दी। बोले पैसे आचार संहिता लागू होने से पहले दिए गए, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। वैसे बिहार के महागठबंधन को नसीहत सिर्फ शरद पवार नहीं दे रहे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी दे रही है। सहयोगियों को कि हम कहेंगे, खास करके कांग्रेस को, कि अब आपको बहुत बड़ा एक रिफॉर्म अपने अंदर लाना पड़ेगा। आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, आप इस देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं। आप निरंतर अगर चुनाव हार रहे हैं तो कहीं न कहीं कमी है। चुनाव बांटने की प्रक्रिया हो और चाहे प्रचार सभाओं की समन्वय हो, हर जगह कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के सहयोगी और कांग्रेस के बीच में समन्वय की कमी दिखती है। महागठबंधन के नेताओं को जो सलाह महाराष्ट्र में उसके महाविकास अघाड़ी वाले सहयोगी दे रहे हैं, वही सलाह बिहार में एनडीए भी दे रही है। एक नकारात्मक नैरेटिव तलाश कर लिया है, बजाय अपनी कमियां खामियां खोजने के उन्होंने ईवीएम का, वोट चोरी का एक हथियार अपने पक्ष में तलाश किया है, जो बहुत अफसोसजनक है। ये वही बात हुई ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उनको ये चुनाव को चुनाव जैसा लेते नहीं गंभीरता के साथ, और हमें जैसे एक जैसी बात करते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाके राहुल गांधी जी को माफी मांगना पड़ती है। कांग्रेस के लोग हमेशा इस तरह की बात करके अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बयानों का ये पहला दौर है। अभी असली मंथन बाकी है। सत्ता पक्ष जीत के बाद आगे की राह तय करने के लिए करेगा, तो विपक्ष हार के कारणों की पड़ताल के लिए। ओवैसी भले ही महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हार के कारणों की तलाश में वो भी राहुल और तेजस्वी की मदद कर रहे हैं। हमने कहा कि अख्तर भाई ये जो लिख दें कागज पर, उस पर आप दस्तखत कर दीजिए, और हमने कहा कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए, 5 तो हम जीते, एक बाई इलेक्शन जीते थे, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, मंत्री अगर सत्ता में आते मंत्री पोस्ट मत दीजिए, अब और क्या करेंगे। हमने सब चीज कोशिश कर ली। हमने तो बता दिया बिहार की जनता को और देश की जनता को कौन बीजेपी को रोकना चाहता था और कौन बीजेपी को आज कामयाब कर दिया है।
और बिहार में महागठबंधन के जो साथी रहे जैसे कि वीआईपी, उसके अध्यक्ष मुकेश साहनी ने जीतने की हालत में अपने लिए डिप्टी सीएम की पोस्ट रिजर्व करवाई थी, लेकिन महागठबंधन की इस हार में सबसे बुरी गत वीआईपी की ही हुई। उन्होंने 15 उम्मीदवार उतारे थे लेकिन सबके सब हार गए। हालांकि इस हार के बाद उनकी आवाज महागठबंधन के दूसरे नेताओं से अलग है। वो चुनाव में किसी भी तरह के खेल की बात से इनकार कर रहे हैं, यानी महागठबंधन का एक बिखरा हुआ सुर यहां भी है। अभी क्या खेल होना नहीं होना तो वक्त का बात है, समय की बात है। इस पर हम क्यों टिक्का टिप्पणी करें? हम लोगों का क्या इससे लेना देना है? जो इनके पास बहुमत है वो सोचे, जिनके पास चीजें है। हमारे पास तो कोई बहुमत है नहीं कि हम इसमें इस रोल में रहेंगे। हम तो जनता के साथ खड़ा रहेंगे कि उनके साथ धोखा न हो। अगर 10,000 रुपया आपने दिया है तो 1,90,000 रुपया भी दीजिएगा समय रहते हुए, नहीं तो यही जनता आज हमको घर पे बैठाए हैं, ये जनता फिर आने वाला समय में आपको घर पे बैठाएंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव में 2 संजय चर्चा के केंद्र में रहे। एक संजय झा जो जेडीयू के नेता हैं और दूसरे संजय यादव जो आरजेडी के नेता हैं और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। दोनों ने अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाई, लेकिन संजय झा की रणनीति कारगर रही। उनकी रणनीति ने 101 सीट पर उम्मीदवार उतारने वाली जेडीयू के 85 उम्मीदवारों को जीत दिलाई, 85। और दूसरी तरफ आरजेडी के संजय यादव, जिन्हें तेजस्वी का सबसे करीबी माना जाता है, उनकी देखरेख में आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। और बिहार में चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव में जीत का टारगेट सेट कर दिया है। इसके बाद से ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस आग बबूला है और पश्चिम बंगाल की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में इस जश्न के पीछे है बिहार का चुनाव नतीजा, जिसमें एनडीए को बड़ी जीत मिली, बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विजय के रास्ते बंगाल के लिए इशारे की लकीर खींच दी। जिक्र उसी जंगल राज का किया जिसने बिहार में विपक्ष को हिट विकेट कर दिया। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। तालियों के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री ने बंगाल विजय का टारगेट सेट किया, लेकिन उससे पहले टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 2 पोस्ट किए। टीएमसी का पहला पोस्ट देखिए, जिसमें एक छोटा बच्चा कह रहा है, सपने देखना अच्छी बात है। सपने देखना अच्छी बात है। इसके तकरीबन 3 घंटे बाद टीएमसी के ऑफिशियल हैंडल से एक और पोस्ट किया गया। पानी में डूबी कुर्सी पर जंजीर से बंधे कंकाल की तस्वीर पोस्ट कर ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी का मखौल उड़ाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का जोश हाई है। बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है दीदी। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 77 सीट जीती थी। ये वहां बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन था। सुवेंदु अधिकारी ने तो ममता बनर्जी को उस नंदीग्राम सीट पर हराया था, जिसे टीएमसी के लिए सबसे सेफ सीट माना जाता था।
मोदी जी, बोलेंगे भी मोदी जी। और बंगाल बाकी है, बंगाल में भी कुछ महीने बाद यहाँ भी भगवा लहर होगा, विकासवाद और राष्ट्रवाद का बड़ा जीत होगा। गंगा जी बिहार से होकर बंगाल में आती हैं। बंगाल में जंगल राज साफ करने का समय आ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा। पूरी बंगाल की जनता उन्मुख है, उद्ग्रीव है कि इस शासन को, जो उग्रवादी शासन है, इसको हटाकर भारत के हाथ में यहाँ पे शासन व्यवस्था कायम करना है और राम राज्य प्रतिष्ठा करना है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री ने बंगाल विजय का टारगेट सेट किया। बीजेपी के नेता अब वही संकल्प दोहरा रहे हैं। जाहिर है टीएमसी आग बबूला है। अब ये सपना मत देखिएगा कि बंगाल में आप लोग जीतेंगे। 2026 का निर्वाचन आपको सही जगह दिखाएगा, भाजपा को भी सही जगह दिखाएगा। कोई बंगाल को अपमान करने से इसका जवाब बंगाल देती है। ममता सरकार की मंत्री शशि पांजा जिस वक्त बीजेपी को उसकी जगह दिखाने की बात कर रही थी, उसी वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल के शहर शहर मिठाई बांट रहे थे। बिल्कुल टीएमसी डरा हुआ है बिहार का रिजल्ट से, नहीं तो जहाँ जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वहाँ अटैक क्यों कर रहे हैं? ये लोग तो बंगाल को भारत से भी अलग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार बंगाल सब भारत के अंदर ही है। देखिए, बिहार की जनता ने जंगल राज को वापस नहीं लाना चाहता और पश्चिम बंगाल में जो एनर्की है, जो एब्सोल्यूट लॉनेसनेस है, जो टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, उसको पश्चिम बंगाल की जनता समझते हैं। इसीलिए वो तृणमूल से मुक्ति चाहते हैं, उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र हो या बिहार, बीजेपी ने हर चुनाव में कानून व्यवस्था और विकास को मुद्दा बनाया, लेकिन जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका उसकी महिला कल्याण वाली योजनाओं ने निभाई। पश्चिम बंगाल के लिहाज से देखें तो यही महिला वोट ममता बनर्जी की भी ताकत है। तो क्या बंगाल का चुनाव आधी आबादी को केंद्र में रखकर लड़ा जाएगा? बिहार चुनाव में एआईएमआईएम के जोरदार प्रदर्शन के बाद एनडीटीवी ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर, और बधाई आपको। आपकी सीटें जो आपने निकाली हैं बिहार के चुनाव में, आप कॉन्फिडेंट थे कि पिछली बार भी कि आपकी सीटें आएंगी, इस बार भी आपकी सीटें आई हैं। इस पर क्या बोलना चाहेंगे सबसे पहले बिहार की जनता से और लोगों से जो आपको सुन रहे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा और बिहार की और सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमको वोट दिया और हमारे 5 विधायक को दोबारा कामयाब किया, और उन्होंने पैगाम दिया उन लोगों को जो हमारी 4 विधायक को तोड़े थे। उन्होंने बता दिया दुनिया को कि वोट पतंग छाप के लिए था, वोट सीमांचल के इंसाफ के लिए था, और वोट उस पार्टी के लिए था जो सीमांचल की लड़ाई पिछले 11 साल से लड़ रही है। और मैं साथ ही साथ जो फैसला बिहार की आवाम ने दिया उसकी इज्जत की निगाहों से कबूल भी करता हूं, और नीतीश कुमार को बिहार की आवाम ने मैंडेट दिया है। हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का और कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन से करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जहां बिहार की विकास की बात नीतीश कुमार करते हो, सबसे पहले सीमांचल से इंसाफ करेंगे और सीमांचल के हालात को बदलने की कोशिश करेंगे। और हम भी सीमांचल के लड़ते आएंगे और गवर्नमेंट से हम नुमाइंदगी भी करेंगे इस बारे में। ओवैसी साहब, आप नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आपके विधायकों को तोड़ा, मतलब मैं आरजेडी की बात कर रही हूं, आपने उसका जिक्र भी किया, उनकी इतनी बुरी हार के पीछे कारण क्या देखते हैं आप? अब मैडम, मैं तो कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, ना एक सियासत का छोटा मोटा तालिब इल्म स्टूडेंट हूं। अब ये उनको करना चाहिए अपना इंट्रोस्पेक्शन। नहीं, नेता बड़े हैं मैडम, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि इनको बोलूं कि क्या हो रहा है, और मेरी आदत नहीं है किसी घर में झांक कर देखने की। वो कमजोर हो रहे हैं तो फिर उन्होंने आपके घर में, उन्होंने आपके घर पर हमला किया था, आपके विधायक पिछली बार ले गए थे, इसीलिए पूछ रही हूं।
अब इस बार तो उतने नंबर भी नहीं आए हैं कि वो विधायकों को अपनी तरफ खींच सके। देखिए मैडम, उन्होंने जो कोशिश की वो इनको महंगा पड़ गया। बिहार की जनता ने पतंग छाप को अपना मान लिया है, सीमांचल जनता ने। और मैं इस मौके पर एक इजहार असफी साहब को, एमएलए को तोड़ा था कुचा दामन से, उनको टिकट नहीं दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं उनके घर गया था, उनके गुड्डू बाबू, उनके बेटे ने, सबने काम किया और हम कोशिश करते रहेंगे। अब सीमांचल के घर घर तक हमारा पैगाम पहुंच चुका है। हमारे पे जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, हम उसको पूरा करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। अब ये लोग जो घर में कूद के ये सब काम करे, वो खुद अपने घर में जो कोहराम मचा है, अब उसको उनको देखना पड़ेगा। पर ओवैसी साहब, लोग कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन का हिस्सा बन जाते तो कम से कम उनके लिए अच्छा रहता, कुछ और सीटें निकल आती। आप चाह भी रहे थे, एक पेशकश भी की गई थी, लेकिन वो हुआ नहीं। देखिए, हुआ ये कि बिहार के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर्स, उलेमा, मशाइखीन ने अख्तर उल ईमान साहब से कहा कि ओवैसी नहीं चाहता अलायंस करना गठबंधन से। तो हमने कहा कि अख्तर भाई, ये जो लिख दें कागज पर उस पर आप दस्तखत कर दीजिए। और हमने कहा कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए, 5 तो हम जीते, एक बाई इलेक्शन जीते थे। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, मंत्री अगर सत्ता में आते मंत्री पोस्ट मत दीजिए, अब और क्या करेंगे। हमने सब चीज कोशिश कर ली। हमने तो बता दिया बिहार की जनता को और देश की जनता को कौन बीजेपी को रोकना चाहता था और कौन बीजेपी को आज कामयाब कर दिया है। इसमें हमारे को जो करना था हमने किया है। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी, हमको चुनाव लड़ना है और हम कोशिश करते रहेंगे। हमारा मानना यह है कि बिहार हो या देश हो, हर कास्ट का, हर समुदाय का एक पॉलिटिकल उनका एम्पावरमेंट है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है। इस देश में और बिहार में अगर किसी समुदाय की या कास्ट की लीडरशिप नहीं है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की नहीं है। और इसी वजह से उनसे नाइंसाफी होती है, इसी वजह से उनसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनका इस्तेसाल होता है। वो सिर्फ वोटर बन के रह गए, वो शहरी कहाँ बने, वो सिटीजन विद राइट्स नहीं बने। तो ये कोशिश एमआईएम कर रही है। ये पार्टीज ये चाहते हैं कि हम दरी बिछाएं, अपने ख्वाबों को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करके इनको सत्ता दिलाएं, तो नहीं हो पाएगा ना वो। तो नहीं, तो अभी भी क्या दरी बिछाएंगे? देखिए, ये बयान आप जानते हैं बहुत सुर्खियां बटोरा था इस चुनाव भर में कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बचाने के लिए रह गए? बिछा रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि दरी, हम तो कह रहे हैं कि दरी नहीं बिछाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि आप सिटीजन विद राइट्स बनिए। हम तो ये कह रहे हैं कि एमवाई का नाम लेकर आपको पिछले 40 साल से धोखा दिया जा रहा है। आपको सिर्फ एटीएम की मशीन बना दिया गया है। आप वोट लेने वाले बनिए, नेता बनिए, अपने मुकद्दर के फैसले करिए, अपनी नाइंसाफी को रोकने की कोशिश करिए। फिर जो भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है। देखिए, कर रहे थे संविधान हाँ, बोलिए ना, बोलिए, प्लीज बोलिए। जी बोलिए, क्या है, बोलिए। मैं कह रही थी जो एमवाई के साथ धोखा कर रहे थे, फिर आप उनके साथ गठबंधन क्यों करना चाह रहे थे? देखिए मैडम, झूठे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर कोशिश करना पड़ता है ना। जो लोग हमको गलत समझ रहे थे, उन बुजुर्गों ने हमको गलत समझा था। हमने अपने बुजुर्गों की बात को माना और उनसे कहा भी था कि देखिए, आपके बोलने पर हम ये लिख रहे हैं, मगर आप इस बात को जान लीजिए कि लोग कबूल नहीं करें। उन्होंने कहा कि अब लिख दीजिए। हमने कहा ठीक है, लिख दिए। अब वो दुनिया ने देख लिया उसको। अच्छा, ये अब देखिए सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं आज, क्योंकि बिहार का नतीजा आया है। लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, उनकी तो हालत एमआईएम से भी खराब हो गई है। वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और सीटें उनकी कहीं आपसे कम ही ना हो जाएं। अब मैडम, वो उस पार्टी को सोचना चाहिए। मैं किसी और पार्टी के इस तरह की हालत पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर एक बात आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हैदराबाद में जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में यहां पर नवीन यादव की बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। 24,000 वोट से हमने नवीन यादव को कामयाब किया और यहाँ के मुख्यमंत्री, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फ़ोन मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने उनको मुबारकबाद दी और रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मेरा मानना है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री यहाँ पर रेवंत रेड्डी की लीडरशिप में हुई और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पूरे पार्टी के एमएलएस का, एमएलसीज का और ख़ास तौर से यहाँ के मिनिस्टर्स का और जनाब फहीम साहब का जो टेमरिस के चेयरमैन, उन्होंने बड़ा कोऑर्डिनेशन अच्छा किया यहाँ पर। ओवैसी साहब, आपको लग रहा है बिहार में मुसलमान वोटर ने आरजेडी को रिजेक्ट कर दिया है?
अल्लाह करे कि मेरी ज़िंदगी में हो जाए हर जगह पर, ताकि ये जो लोग जो सिर्फ एमवाई की बात करते हैं, हमको सिर्फ वोटर बना के रख दिए और ये समझते हैं कि उनके वालिद को, उनकी माता को सीएम बनाया तो बेटे को बनाएंगे, उसके बाद उनके बेटे को बनाएंगे, तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। देखिए, हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चाहे बिहार हो, यूपी हो, पूरा देश हो, हर मुसलमान को ये देखना चाहिए कि दूसरे समुदाय जो है, वो कास्ट जो है, वो कैसे अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाते हैं। एमआईएम को आपको हम बनाने में कौन सा सर आसमान गिरने वाला है। आप देखिए, जितने मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिया है, क्या ये लोग बीजेपी को रोक पाए, एनडीए को रोक पाए? नहीं तो ऑल्टरनेटिव आप हैं, जहां जहां एमवाई समीकरण थे वहां पर ऑल्टरनेटिव असदुद्दीन ओवैसी हैं, एमआईएम। देखिए अगर आपको ये लैला पसंद नहीं है तो आप आगे बढ़िए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आपके पीछे काम करने तैयार हूं। मेरा मकसद को हासिल करना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप आगे आइए ना, आप आगे आते मगर आप जो आगे बढ़ रहा है उसको रोकते हैं, आप उसको आप गाली देते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं। अरे भाई, आप अगर मोहब्बत करने का दावा करते हैं तो खुदा के लिए मैदान में आइए ना, मैदान अमल में आइए। नहीं तो मुझे और हालात को बदलिए, सीमांचल को बदलिए। मुझे मैडम एक आखिरी बात आप सुन लीजिए। बोलिए। चुनाव से पहले राजद क्या कह रही थी? सरकार बनाना है, सरकार बनाना है। हमने खड़े होकर कहा कि याद रखो, सरकार बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। सीमांचल को बदलना है तो एमआईएम को कामयाब करो। सरकार बदलने की बात की, आप तो अपने ही विधायक को नहीं जिता पाए। कब से सरकार बदल रहे हैं? लालू जी से सरकार बदल रहे हैं, मुझे ये बताइए, राबड़ी देवी सरकार बदल मुझे रहे ये हैं, बताइए, नीतीश अब कुमार की अगला सरकार पड़ाव बदल रही है। बंगाल है, तो बंगाल में हालात कैसे बदलेंगे? देखिए, आज की तारीख में तो हमको कामयाबी मिली, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सीमांचल की, बिहार का जनता का। हमारे पास कैंडिडेट्स बहादुरगंज के हसनैन साहब, आदिल हसन को 350 वोट से कामयाबी नहीं मिली बलरामपुर से, तो हम जाकर उनके गम को कम करेंगे, उनको दिलासा देंगे, उनको हौसला देंगे, उसके बाद सोचेंगे आगे के प्रोग्राम के बारे में। नहीं, क्योंकि बंगाल अब अगला पड़ाव है। आज प्रधानमंत्री ने कह दिया अब गंगा जो है वो बिहार से होकर बंगाल जाती है, बंगाल नेक्स्ट टारगेट है आपके लिए। तो आप मुझे बताइए, बंगाल में आप चाहेंगे एनडीए को हटाने के लिए किसी तरह का कोई गठबंधन बनाना, या एमआईएम पूरी फोर्स के साथ अकेले जाएगी? जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जो रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चलेंगे। हम अपना रास्ता तय करेंगे, हम अपना फैसला करेंगे। वो अकेले रास्ता होगा, उसमें कोई साथी नहीं होगा, वो कोई रास्ता नहीं होगा बंगाल में अकेले। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में एमवाई पीडीए का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, अखिलेश और यादव जो आकर यहाँ पर बकवास उन्होंने की, उसका नतीजा देख लिए। ठीक है, अखिलेश यादव आप कह रहे हैं पीडीए का झूठ फैला रहे हैं। अब आप यूपी में अकेले जाएंगे, बंगाल में अकेले जाएंगे, बस ये बता दीजिए। यूपी में हम हमारी बहन पल्लवी पटेल के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, हम सब मिलकर कोशिश करें तो इससे विकल्प स्ट्रांग होगा। मगर कितना होगा नहीं होगा, मगर जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम हमारी बहन पल्लवी पटेल के साथ हैं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा यूपी में।